हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले यूनिट 3 कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल इशू का पार्ट ए, इकोलॉजिकल इशू, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आज इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। बेसिकली हम उनको स्टडी करेंगे और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इसमें हम कुछ जो मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। द साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ द ओजोन होल इन 1980s was significant as it brought world leaders to come together to discuss, initiate and legislate to protocol the ozone layer, which resulted in the establishment of Montreal Protocol in 1987. It monitors and controls the use of chlorofluorocarbon as it contributes to the depletion of ozone layer. The protocol has been lauded as one of the successful environmental policies. The significance of this discovery and the protocol is that it has a broader impact for climate science and actions, as it inspired the scientific community to make rigorous research on environmental issues. Such scientific endeavors have contributed toward the collection of climate data, reports, and monitoring of Earth's climate system. The scientific findings are the basis on which climate policies are formulated. Needless, among all else, climate change has become one of the most debated and contested environmental issue today, and it is climate science that can give direction to the right policies. जब 1980s में साइंटिस्ट ने ओजोन होल की डिस्कवरी की, तब दुनिया भर के लीडर्स को रियलाइज़ हुआ कि एनवायरमेंटल को बचाना काफ़ी ज़रूरी है। इस डिस्कवरी के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को इस्टेब्लिश किया गया। ये एग्रीमेंट जो था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को दुनिया के एक सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट में माना जाता है। इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ ओजोन लेयर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसने क्लाइमेट साइंस को भी काफ़ी बूस्ट दिया है। इस एग्रीमेंट के बाद साइंटिस्ट्स ने एनवायरमेंटल पे और सीरियसली रिसर्च करना शुरू किया, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट क्लाइमेट डाटा और रिपोर्ट्स मिलती हैं। यही डाटा और रिसर्च आज के क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ बनाने का बेस है। आज क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू बन चुका है, जिसके ऊपर बहुत डिबेट होती है, लेकिन अगर सही पॉलिसी बनती है तो हमें क्लाइमेट साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस बात का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि साइंटिस्ट डिस्कवरीज और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन मिल के कैसे भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। United Nations Framework Convention on Climate Change. The other outcome of the Earth Summit was the adoption of the United Nations Framework Convention on Climate Change, which put the topic of climate change as one of the central focuses in international politics. The UNFCCC laid down guidelines for financial and technical support, procedural process, climate measure, institutional development, so that countries can meet their commitment to challenge climate change. The convention took into account the debate on the principle of historical responsibility. As such, included in its framework the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, CBDRRC। 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसके एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट था UNFCCC का एडॉप्टेशन। ये कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल इशू बनाता है। UNFC का जो मेन एम है वो है कि कंट्रीज़ मिल के क्लाइमेट चेंज का सामना करें। इसके लिए इसमें फाइनेंशियल हेल्प, टेक्निकल सपोर्ट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं।
इस कन्वेंशन ने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया है जिसका नाम है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसका मतलब है कि सभी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंजेस से लड़ने की, और लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने ही डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा पॉल्यूशन किया है। A. Berlin Mandate. The first COP meeting was held in 1995 at Berlin, United Nations. 1995. It was observed that UNFC was limited in its power to bring member states to reduce their greenhouse gas emission. In order to strengthen the convention, it outlined a possible protocol structure with legally binding targets and timetable for GHG emission cuts. This proposed legal binding agreement was directed toward the developed countries. जो बर्लिन मैंडेट है यूएनएफसी की पहली ऑफिशियल मीटिंग है, यानी COP 1 1995 में बर्लिन में हुई थी। इस मीटिंग में ये रियलाइज़ किया गया कि यूएनएफसीसी का जो रूल्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कंट्रीज़ को लीगली फोर्स किया जा सके उनके जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उनको कम करने के लिए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बर्लिन मैंडेट पास हुआ। इस मैंडेट ने एक नए प्रोटोकॉल प्रपोज किया जिसमें लीगली बाइंडिंग टारगेट्स और टाइमलाइन होंगे, यानी अब कंट्रीज़ स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ पर कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पॉल्यूशन को कम करें। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो बाद में क्योटो प्रोटोकॉल जैसे एग्रीमेंट के लिए बेस बना। Kyoto Protocol is in the aftermath of the Berlin Mandate. The Kyoto Protocol was introduced in 1997. It was a landmark agreement which established legally binding emission cuts for the developed countries as proposed in the Berlin Mandate. In keeping with the principle of CBDRRC, the protocol divided climate responsibilities between the industrialized developed countries categorized as Annex 1 countries and non-Annex parties. Developing countries without binding targets for the developing countries. The most notable feature in the architect of the Kyoto Protocol is clean development mechanism and the joint implementation. They are provision for earning carbon credit by the developed countries that can be utilized for emission trading. In simple words, it means that private and public entities from developed countries can fund projects in developing countries to meet their emission targets. 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बर्लिन मैंडेट की कंटिन्यूशन थी, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था जिसमें पहली बार डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए लीगली बाइंडिंग एमिशन कट्स डिसाइड किए गए, मतलब उनको लॉ के अंडर अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना था। इस प्रोटोकॉल ने कंट्रीज़ को Annex 1 यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ और नॉन एनेक्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिवाइडेड किया। डेवलपिंग कंट्रीज़ पर कोई लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं था। ये डिसीजन CBDRRC प्रिंसिपल के हिसाब से लिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल का एक यूनिक फीचर था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इन दोनों के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट फंड कर सकती हैं, जिसका बेनिफिट उन्हें कार्बन क्रेडिट्स की फॉर्म में मिलता था। ये कार्बन क्रेडिट्स उनकी अपनी एमिशन टारगेट्स को मीट करने में हेल्प करते थे, और एक तरह से ये एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम था जहां पॉल्यूशन कम करने के लिए ग्लोबल मार्केट क्रिएट किया गया। C. Paris Agreement. The concept of voluntary contribution toward the emission cut was firmly laid down in the Paris Agreement 2050. It was historic because developing countries also participated in making commitment toward voluntary emission cut along with the developed countries. This was unprecedented
in the history of international climate negotiation process, because since the beginning it was the developed countries which were to make the emission cuts. However, based on the observation that the developed countries have a major responsibility to raise the climate fund for their past contribution, it is argued that the principles of equity and CBDR were weakly applied. 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वो एक हिस्टोरिक स्टेप था क्लाइमेट एक्शन के लिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी वॉलंटरी एमिशन कट का कमिटमेंट दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी कंट्रीज़ ने मिलकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक कदम उठाने का प्रॉमिस किया था। पेरिस एग्रीमेंट में लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे, लेकिन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की क्लीन पॉलिसी बनाई गई। इसको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDCs भी कहा जाता है। लेकिन इस एग्रीमेंट की क्रिटिसिज्म भी हुआ क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में उन पे ज़्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं डाला गया। CBDRC और इक्विटी प्रिंसिपल को थोड़ा वीक तरीके से अप्लाई किया गया, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, जबकि पॉल्यूशन का मेजर कॉज हिस्टोरिकली डेवलप्ड नेशन रहे हैं। The architect of climate change agreements. Commitment to mitigations. Different category of commitment to mitigate GHG emission can be observed across different climate change agreements. Commitments content in the UNFCCC and Paris Agreement generally apply to all the parties. It established general commitments. The UNFCCC outlined that all parties should take measures to combat climate change. It should make national inverters of GHG emissions sources and its removal as well. This commitment is applicable to all countries and encourages both developed and developing countries to undertake comprehensive and systematic review of relevant policies to implement their national programs for addressing climate change. Majority of provision in the Paris Agreement also applies to all parties. Although different countries with different national capabilities can differ in their practices. However, Kyoto Protocol contained different commitments or differentiated responsibilities for different categories of countries. Developed countries had more climate responsibility because of their historical contribution. They had specific targets to meet their emission cuts, but it did not apply to all developing countries. अलग अलग क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स में GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए अलग अलग तरह के कमिटमेंट्स दिए गए। UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट्स हैं वो सभी कंट्रीज़ पर अप्लाई होते हैं। इन एग्रीमेंट्स ने एक जनरल गाइडलाइन दी है सभी देशों के लिए क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए स्टेप लेने हैं। जो UNFCCC कहता है कि हर कंट्री को अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन सोर्सेज और रिमूवल का नेशनल रिकॉर्ड बनाना चाहिए और पॉलिसी रिव्यू करके अपने क्लाइमेट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ये डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों देशों पर लागू होते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में भी ज़्यादातर प्रोविज़न सभी कंट्रीज़ पर अप्लाई होते हैं, लेकिन हर कंट्री की नेशनल कैपेबिलिटी अलग होती है, इसीलिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच भी अलग हो सकती है। यहाँ वॉलंटरी कमिटमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे NDC यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा पॉल्यूशन किया है। उनके लिए स्पेसिफिक लीगली बाइंडिंग एमिशन कट टारगेट सेट किए गए थे, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ऐसा टारगेट नहीं था। अडेप्टेशन
The Bali action plans identify adaptation policy as one of the pillar for climate actions. UNFCCC 2007, the issue of adaptation policy has been neglected by many policymakers because of their central focus on mitigation. अडेप्टेशन का मतलब होता है कि क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स के साथ एडजस्ट करना, जैसे फ्लड्स, ड्रॉट, सी लेवल राइज से बचाव के लिए प्लानिंग करना. बाली एक्शन प्लान 2007 में अडेप्टेशन पॉलिसी को क्लाइमेट एक्शन का एक मेजर पिलर बनाया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई पॉलिसी मेकर्स ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका फोकस ज़्यादातर मिटिगेशन पर था, यानी पॉल्यूशन को कम करने पर था. इसका मतलब ये हुआ कि अडेप्टेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसे पीछे रखा गया है, जबकि ग्राउंड लेवल पर लोग क्लाइमेट इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं. Technical and financial assistance. Technical and financial assistance is important for mitigation and adaptation. The UNFCCC provision on technology and finance are weak. मिटिगेशन यानी पॉल्यूशन को कम करना और अडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट हैं उनसे बचाव, दोनों को करने के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो इतने रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकती. Emission trading. Another important topic in the global climate regime is emission trading, which is prescribed in the Kyoto Protocol. The emission trading provision were finalized in 2001 Marrakesh Accords. The Kyoto Protocol's flexibility mechanism represent the first application of market approach to environmental regulation. Under these mechanisms, there is a facility for clean development projects and joint implementation where developed countries listed in Annex B can fund project in developing countries to generate certified emission reduction that can be used for meeting their emission targets. इमिशन ट्रेडिंग जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट में, जो मेनली क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके अंडर जो मार्केश अकॉर्ड्स 2001 में एमिशन ट्रेडिंग रूल्स फाइनलाइज किए गए थे. ये सिस्टम एक तरीके से मार्केट बेस्ड अप्रोच है जहाँ पर पॉल्यूशन को ट्रेड किया जा सकता है. क्योटो प्रोटोकॉल की फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज़्म में ये ऑप्शन दिया गया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रीन प्रोजेक्ट फंड कर सकती हैं. जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, डेवलप्ड कंट्रीज़ एक दूसरे के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके एमिशन को रिड्यूस करने का काम कर सकती है. इन सब से मिलता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, जो डेवलप कंट्रीज़ अपने एमिशन टारगेट पूरा करने के लिए यूज़ कर सकती हैं. रिपोर्टिंग एंड इंटरनेशनल रिव्यू. अंडर UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल फॉर रिपोर्टिंग द इंटरनेशनल review, there is a provision requiring states to submit their annual GHG national inventories. Transparency of the report is important to proceed to taking effective climate actions. It ensures clarity and tracking the progress toward achieving parties' mitigation and adaptation goal. The Paris Agreement's transparency framework is robust and applies to both developing and developed countries. These reports and national communication are subject to international review. It is non-confrontational in nature, but the purpose is to facilitate countries in meeting their climate objectives. UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल दोनों के अंडर कंट्रीज़ को अपने एनुअल GHG एमिशन इन्वेंट्रीज़ की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. मतलब उन्हें बताना होता है कि उनका पॉल्यूशन कितना है और वो क्या कर रहे हैं उसे कम करने के लिए. ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि क्लियर डाटा मिल सके और क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक किया जा सके. ये रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर रिव्यू की जाती है जिसे नॉन कन्फ्रंटेशनल बनाया गया है, जिसके लिए नॉन कन्फ्रंटेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है.
यानी किसी पे डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, बल्कि एक दूसरे की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर सकें। पेरिस एग्रीमेंट ने इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज़ पर इक्वली अप्लाई होती है। वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो 90% व्यूअर्स हैं वो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।